हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 12 वस्तुएं, ठीक है, और रुपए कितने 12 रुपए में खरीद कर 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। 1.25 कितने रुपए 1.25 रुपए प्रति वस्तु। वस्तु का मतलब एक वस्तु की कीमत के हिसाब से क्या कर दिया उसने, बेच दिया। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखो हमने आपको बताया था क्या हमेशा बराबर करनी है, वस्तुएं बराबर कर लीजिएगा। तो यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वहाँ ज़रूरत ही नहीं है, सीधे यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वहाँ तो 12 हमको पहले से, यहाँ हमको 12 बनाना है, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी मल्टीप्लाई कराओ। अगर वहाँ पर हमको यहीं पर बने जा रहे हैं वो अंक जो ऊपर हैं, तो हम क्यों मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बस ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वस्तुएं कितनी हैं और रुपीज़ कितने हो जाएंगे। तो ऊपर तो हमने कुछ किया नहीं, तो जो ऊपर है वहीं रहेगा। नीचे किया है 12 और 12 को 1.25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लगभग में कितना आएगा, ज़रा मल्टीप्लाई कराइए सभी लोग। 12 1 2 सवाए 15, ठीक है। ऊपर वाला हमारा क्या था CP, नीचे वाला क्या था हमारा SP। अब आप लोग बताओ हानि होगी या लाभ होगा। भाई 12 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में बेचा तो लाभ हुआ ना। कितने रुपए का लाभ हुआ, ज़रा ध्यान से देखिए, 3 रुपए का। लाभ हमेशा किस पे होता है, CP पर। तो 3/12 इंटू 100, देखिए कटेगा ये 4 3 12 और 4 25, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हो गया। बिल्कुल उसी यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम अनुपात और समानुपात के बारे में बता देते हैं। जैसे मान लो हमको A/B की वैल्यू पता है 3/4 और हमको B/C की वैल्यू पता है 4/3 और हमको अगर निकालना पड़ जाए A/B/C ये कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये हुआ आपका A/B, ठीक है। अगली बार B के नीचे ही मान लो इसको हम कर दे 6, 6/3। अगली बार B की वैल्यू यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे हम लोग, और C की वैल्यू कितनी है 3। देख लीजिएगा एक B AB और जो B की वैल्यू है वो B के नीचे, भाई ये B ही तो है, और ये आप हम ऐसे लिख सकते हैं A B और C, जो जिसकी वैल्यू है उसी के नीचे रख लेंगे। मल्टीप्लाई देखिए कैसे कराते हैं। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12। तो यहाँ से हमको अब मिक्स करके मिल गया A/B/C। इसका यूज़ हर जगह होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, आराम से देख लीजिएगा, खूब समझ लीजिएगा। AB/BC का रेशियो दिया है तो हम तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे। ये 4 का भी होता है AB/BC/CD, तब आपको ABCD निकालेंगे, लेकिन वो हम आपको अनुपात समानुपात के चैप्टर में बताएंगे। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा और देखिएगा, इसी पर बेस्ड है बिल्कुल आपका ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि वस्तु को MRP के 3/4 पर बेचने से, MRP का 3/4, भाई का मतलब 3/4 पर बेचने से, बेचने का मतलब SP, भाई MRP के 3/4 पर बेचने से, ठीक है भाई, बेच दिया MRP 3/4 पर बेच दिया उसने। बेचने से 25% का लाभ होता है। तो MRP ज्ञात कीजिए और CP ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों का जो है रेशियो ज्ञात करना है। तो रेशियो ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले MRP पता होना चाहिए और CP पता होना चाहिए। क्वेश्चन में ना MRP पता है, ना CP पता है और ना SP पता है, सब वैल्यू जो है लॉजिकल दे रखी हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रही है क्या, अगर हम CP को यहाँ, SP को यहाँ पर ले आएँ और ये वैल्यू उधर भेज दें तो MRP और SP का रेशियो हमको पता चल जाएगा। MRP और SP को इधर ले आइएगा, इधर मल्टीप्लाई में था, ऊपर था, इधर आके कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इधर नीचे है तो इधर ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इधर ये ऊपर है तो इधर कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसे याद रखिए, जो चीज़ नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है, जब इक्वल के उधर भेजेंगे, और जो चीज़ उधर ऊपर होगी वो चीज़ इधर नीचे हो जाएगी। अब MRP और SP का तो रेशियो हमको पता चल गया, MRP और CP का रेशियो कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला आपको शुरू में लिखवाया था हमने कि CP/MRP, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर
100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। लेकिन यहाँ पर हमको डिस्काउंट दे नहीं रखा है। अगर डिस्काउंट दे रखा होता तो हम यहाँ पे MRP और CP का रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन वो हमें दे नहीं रखा है। तो फिर हम लोग क्या करें ऐसा कि MRP, तो हम लोग SP और CP का रेशियो निकाल लें, क्योंकि SP तो दे ही रखा है, तो SP और CP का रेशियो निकाल लेंगे। तो SP बराबर CP इंटू 100 प्लस माइनस लॉस जो भी हो रहा हो। तो देखिएगा हमको यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 25% का लाभ हुआ, तो 125 बटे 100। तो CP इंटू 125 बटे 100, 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौके 100। तो SP इंटू CP और 5 बटे 4। यहाँ पर भी हम लोग वही करें कि SP इधर रखें, CP को हम लोग यहाँ ले आएँ और जो जहाँ है उसको वैसे ही कर दें बस। अब देखिए MRP, SP, SP, CP कौन कॉमन है? SP कॉमन है, तो SP को SP के नीचे आपको रखना है। तो MRP रेशियो SP, अब SP के नीचे SP रेशियो CP कितना कितना है? 5:4 और फिर 4:3 और यहाँ SP कितना है? 5 और CP कितना है? 4। मल्टीप्लाई करना आपको हमने सिखाया है। 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। कटेगा किसी से? 5 किसी से नहीं कटेगा। 20, 15, 12, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 5 से कोई नहीं कटेंगे। तो यहाँ से हमसे पूछा क्या गया था कि MRP और CP का रेशियो बताइए। तो देखिए ये MRP है और ये CP है, तो MRP और CP का रेशियो कितना हो जाएगा हमारा? MRP रेशियो CP, MRP कितना है? 20 और ये कितना है? 12। कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12। तो कितना हो जाएगा MRP और CP का रेशियो? 5:3। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ रेशियो में हमने बताई है। ये अगर निकालना आप सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर डालोगे। देखिए क्वेश्चन कि दो वस्तुओं के मूल्य का अनुपात 3:4 है। कितना अनुपात है? 3:4। यदि पहली वस्तु को 10% बढ़ा दिया जाए, जब हमको अनुपात में पता है, हमको कोई वैल्यू अनुपात में होती है तो वो कंप्लीट नहीं होती। तो मान लेंगे हम पहली वस्तु कितनी है? 3x है और दूसरी वस्तु कितनी है? 4x है। ठीक है, यदि पहली वस्तु को 10% बढ़ा दिया जाए, तो पहली वस्तु का 10%, का मतलब 110/100। 10% बढ़ाएंगे तो 110/100 ही तो होगा, तभी तो 10% बढ़ेगा वो। ठीक है, और दूसरी में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो दूसरी 4x है, 4 रुपये की वृद्धि कर देंगे। ये हो गई 4 रुपये की वृद्धि हो गई आपकी। ठीक है, क्लियर है। वहाँ पर उसको बढ़ाया गया था, यहाँ पर उसमें उतने रुपए की वृद्धि कर दी गई है। तो आगे क्या दे रखा है? तो भी अनुपात यथावत रहता है। यथावत का मतलब जो पहले अनुपात था फिर भी वही अनुपात रहता है। तो दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए जो ये 10 है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x इंटू 11 और ये आपका हो गया 4x प्लस 4 और ये अपॉन 10 बराबर 3/4। ये 10 कैसे आ गया नीचे? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कभी भी एक फार्मूला होता है 1/2/3/4, तो हमेशा ये किससे मल्टीप्लाई, किससे? हमेशा ये इससे डिस्क्रेट होता है, ये इससे होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लाई गई है कि जो हमारा ये मान लो ये 2 है, तो ये 2 हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। देखिए नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी से कटेगा पिटेगा और इसी से ये मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये याद रखिए, अपने दिमाग में नोटिस करके रखिएगा। और ये आप अगर पढ़े होंगे कैलकुलेशन 8th या 7th में, तो ये उसी का तरीका होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा नीचे से मल्टीप्लाई होगी, आके उसी से होगी। ऊपर वाले से उसको कोई मतलब नहीं, बस ये कट सकता है इससे, अगर कट सकता होता ये इससे आपस में कट सकते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई कोई किसी से नहीं होगा। तो उसी तरीके से नीचे आ जाता है। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब काट सकते हैं यहाँ पर।
ये ध्यान रखिए, ये इसके साथ देखिए मल्टीप्लाई में है तभी हमने इसे कट कर दिया। अब इसके साथ कहो ये 2 2 जा 4 कट जाए तो ये नहीं कट हो सकता। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ ऐड के साथ जुड़ा हुआ है। हमने आपको बताया था कि जब कोई डिजिट किसी के साथ प्लस या माइनस के साथ जुड़ी होगी तो उससे वो कट नहीं हो सकती है। लेकिन ये जरा देखिए ब्रैकेट के बाहर और किसी नंबर से पहले किसका सिंबल होगा? इंटू का, इसीलिए ये कट हो गया है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा आपका? 11x। नीचे देखिएगा या मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हुआ? 20x और ये प्लस 20, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 2 जा 22x बराबर, ये उधर मल्टीप्लाई होके चला जाएगा 20x प्लस 20, ये 20 इधर आएगा तो 22x माइनस 20x बराबर 20। तो कितना सब्सट्रैक्ट होके मिलेगा आपका? 2x बराबर 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/2 बराबर 10। तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। आपसे पूछा क्या गया है तो उसका दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था? 4x। तो 4 गुणे 10 बराबर कितना था? 40 रुपये था। अब यहाँ पर आपके जहन में एक चीज़ आ रही होगी कि यहाँ पर इंटू किया गया है, यहाँ पर प्लस किया गया है, जबकि यहाँ भी 10% बढ़ा था, यहाँ पर 4 रुपये बढ़ा था, तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए था। तो इसको ज़रा हम आपको समझा रहे हैं, वहाँ से आप देखिएगा, वहाँ से मुझे 100% यकीन है कि आपको समझ में आएगा। मान लो किसी चीज़ का मूल्य आपको 200 रुपये दिया गया, ठीक है, और कह दिया जाए इस 200 रुपये में 10% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो देखिएगा, तो 10% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? इसका 1/10 ही तो हुआ, और 1/10 वृद्धि होगी तो ऐड करके लिखेंगे हम लोग भाई 11/10, तभी तो वृद्धि कहलाएगी ये। अगर इस 10% की वृद्धि हुई तो 11 रुपये तभी तो हुआ। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया आपका? ये 220 रुपये। ठीक है, 220 क्यों लिखा है? मल्टीप्लाई कर लीजिए 220 आएगा। एक तो तरीका ये है। सेकंड चीज़ देखिएगा, 200 रुपये उसका मूल्य था, ठीक है, 10% बढ़ा दिया गया तो हम डायरेक्ट उसको 110 लिख दें अपॉन 100, ये कटा ये कटा ये कटा, तब भी कितना आएगा? 220 रुपये। समझ में आया कुछ आप लोगों के? लेकिन यहाँ पर हमने ये क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया हमने, तो आप चाहें तो हम इसको उस तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से? इस वाले तरीके से। लेकिन जब पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है तो हम ऐड के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा हमें सही लगेगा। लेकिन जब इनकम्प्लीट वैल्यू होती है, यहाँ पे हमें कोई कंफर्म नहीं, परसेंटेज में वैल्यू दी होती थी तो हम लोगों ने इस तरीके से लिखा। लेकिन वृद्धि दोनों में हमने आपको समझा दिया कि वृद्धि कैसी होती है। भाई बढ़ा यहाँ पर भी है, हमारी वैल्यू तो बढ़ रही है ना, हम किए हमने चाहे जैसे हो, हमने इंटू लगाए, डिवाइड लगाए, प्लस लगाए, माइनस लगाए, लेकिन जो लॉजिक है क्वेश्चन का वो तो सही आ रहा है ना। चाहे आप ऐसे बढ़ाइए, चाहे आप ऐसे बढ़ाइए, जरूरी थोड़ी ना है कि बढ़ने के लिए प्लस ही जरूरी है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि आप किसी चीज़ को अगर बढ़ाना है तो प्लस लगाकर ही बढ़ेगा। 4 3 7 हो गया, ऐसा तो नहीं है। अभी हमने आपको परसेंटेज में भी सिखाया, वृद्धि हो रही तो हम 10 11/10 लिख देते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि प्लस लगाकर ही लिखें। तो उस तरीके से ये चीज़ें घटती और बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रतिशत का भी ध्यान रखना होगा। प्रश्न देखिए, ये थोड़ा सा आपको एक नए तरीके का लगेगा कि यदि वृत्त के क्षेत्रफल को 96% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए? 96% बढ़ा दिया जाए तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा कि f² बराबर जितना बढ़े या घटे, कितना बढ़ रहा है? 96, तो टोटल कितना हो जाएगा? 190/100। ये कब फार्मूला लगाएंगे? इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जब बढ़ाने से वो किसी का स्क्वायर बन जाए, जब बढ़ाने से वो किसी का स्क्वायर बन जाए तभी आपको लगाना है। अब अगर हम यहाँ से f की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा? ये 196 इसका स्क्वायर है, f का 14 का, और ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। यहाँ से स्क्वायर हमने हटाया तो इधर इधर स्क्वायर लगाया, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि f बराबर, भाई स्क्वायर हटता है तो हमेशा क्या लगता है? दूसरी तरफ रूट लगता है। तो ये हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो रूट में हमने वैल्यू लिखी तो f की कितनी आ गई? 14, और कितना आ गया? 10। आपसे पूछा कि उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि पहले मान उसका कितना था? पहले मान कितना था? ये हमेशा वास्तविक संख्या होती है कि नहीं होती है? मान ले हम ये CP है, मान ले चलो हम ये CP है, तो अगर 10 था CP और वो हो गया कितना? 14, तो कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। किससे बढ़ गया? 10 से बढ़ गया।
ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो कितना बढ़ गया, कुल कितने प्रतिशत बढ़ा, उसकी त्रिज्या पर कितने प्रतिशत का फर्क पड़ा, 40% का। एक और बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 51% कम कर दिया जाए, f² बराबर 51% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49/100। f की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी √49/100। तो f बराबर कितना हो जाएगा 7/10। अब देखिए पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 7, कम हो गया मतलब हानि या कमी हो गई। तो कितने कमी हुई 3 की, किससे कमी हुई 10 से इंटू 100। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई 30% की। तो बस आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला हमें कब लगाना है कि जब बढ़ा या घटा हुआ मान 100 से बढ़ाने पर वो किसी का स्क्वायर बन जाए या 100 से घटाने पर वो किसी का स्क्वायर बन जाए, तभी हमको ये लगाना है। आज अगला क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया। कितने रुपए में, ₹10 में 7 पेन खरीद कर लाया वो, ठीक है। और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। 10 रुपये के 7 पेन खरीद के लाया और बेचा उसने है इनको 40% लाभ पर। तो 10 रुपये पर 40% लाभ कितना हो जाएगा आपका 4 रुपये लाभ हुआ। इसका मतलब उसने कितने में खरीदा होगा भाई 10 रुपये में तो यही खरीद के लाया था, फिर इसने दिया होगा तो 4 रुपये का लाभ। इसका मतलब इसने दिया इसको कितने रुपए में है 14 रुपये में, लेकिन पेन तो 7 ही दिए ना, 7 पेन ही उसने दिए। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। अब मान लो जैसे आप खरीदने गए तो आपको 10 रुपये में कितने पेन मिले। तो यहाँ से अगर हम निकाल लें कि 1 रुपये में कितने पेन वो मिल रहे हैं, तो कितने 1 रुपये में कितने पेन मिल रहे हैं 1/2 पेन। यहाँ से आप जितने चाहें उतने की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि उसको 10 रुपये में कितने पेन खरीद के लाया, तो आप 10 रुपये की वैल्यू निकाल दीजिएगा। तो 1/2 गुणे 10, 2 × 2 5। तो कितने पेन उसे मिले 5 पेन। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था आपके NTPC में ही, अभी इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि अगर कोई खरीदार 10 रुपये में 7 पेन मतलब करता है, मतलब इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था। वो शायद मेरे ख्याल से था उसमें 480 रुपये में कितने पेन मिले, इस तरीके से क्वेश्चन था वो। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी बेस्ड पे लगेंगे। एक बार फिर देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 1 रुपये में एक दुकानदार ₹10 प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया, 10 रुपये में 7 पेन खरीद के लाया, ठीक है। फिर उसने कह रहा है कि और उनको 40% पे बेच दिया। जब उसने बेचा तो 40% लाभ लेकर बेचा। इसका मतलब 10 रुपये में अगर खरीदा था तो वो कितने रुपये बेचा उसने 14 रुपये में बेचा, और पेन तो साथ ही बेचेगा। तो 1 रुपये में कितने पेन बेचे उसने 1/2 पेन 1 रुपये में वो बेच रहा है। और हम अगर खरीदने जाएंगे या आप खरीदने जाएंगे 10 रुपये दोगे तो आपको 5 पेन ही तो देगा वो। इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक दुकानदार 2 रुपये में 5 के भाव से कुछ पेंसिल खरीदता है, उतनी ही पेंसिल 8 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोनों बार वो खरीद रहा है, इसका मतलब ये दोनों CP हैं। तथा 12 रुपये में 20 के भाव से पेंसिल को बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए 2 रुपये में कितने रुपये में, इधर रुपये लिख लेंगे, इधर वस्तुएं लिख लेंगे। 2 रुपये में 5 के भाव से कुछ पेंसिल खरीदता है। 2 रुपये में 5 के भाव से कुछ पेंसिल खरीदता है। इसका मतलब वो जो भाव है उसका कितना है 5 के भाव से खरीद रहा है कुछ पेंसिल। हम पेंसिल नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उतनी ही पेंसिल 8 रुपये में 15 के भाव से खरीद लेता है। तो यहाँ पे हम सीधे भाव लिख देते हैं, वस्तुएं क्यों लिखें, भाव लिख देते हैं, जो रेट है उसका रेट। उतनी ही पेंसिल 8 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है। 8 रुपये में 15 के भाव से खरीदता है, ठीक है। तथा 12 रुपये में 20 के भाव से बेचता है। ये तो हो गया आपका CP। अब आ जाइए SP की बात कर रहा है। तो 12 रुपये में 20 के भाव से बेचता है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर की जो वैल्यू दे रखी हैं वो आपको CP है, और जो नीचे की वैल्यू दे रखी हैं वो SP है। इस भाव से अगर बेच रहा है तो लाभ या हानि प्रतिशत
निकालिए। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वस्तुएं बराबर करनी पड़ेंगी। तो वस्तुएं बराबर करने के लिए क्या किया जाए ऐसा, तो ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर भाव, वस्तु का भाव हो चाहे वस्तु हो कुछ भी हो, हमें ये रुपए को छोड़कर जो भी चीज़ें दे रखी होंगी वो चीज़ें बराबर करनी। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 15 है, तो या तो इसको 15 कर लो या तो इसको कर लीजिएगा। ऐसा दोनों चीज़ें यहीं पर बनानी है। तो अगर हम इसको 15 कर लेते हैं तो ये 45 नहीं बन पाएगा। इसको भी ध्यान के लेकर चलना है कि इसको भी हमको बराबर करना है। अब यहाँ पर 20 है तो अगर हम इसको, इसके ना तो ये 5 हो सकता है ना तो ये 15 हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, 20 नहीं बना सकते, फिर 20 दूना 40 नहीं बना सकते, 20 तियां 60 बना सकते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि ये दोनों मिलकर 60 होने चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि हमारी दोनों वैल्यू कुछ बन जाए। तो देखो हम इसे 30 बना सकते हैं। तो इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करा दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जब इधर 6 से कराएंगे तो इधर भी 6 से कराएंगे, इधर कराएंगे तो इधर भी 2 से कराएंगे। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर वस्तुएं कितनी हो गई 30 और यहाँ पर भी वस्तुएं कितनी हो गई 30। तो टोटल कितनी वस्तुएं हो गई 60। अब 60 ही वस्तुएं हमको यहाँ पर भी करनी है। तो 60 वस्तुएं करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें 3 से। तो यहाँ पर वस्तुएं कितनी हो गई 60। वस्तुएं बराबर हो गई। अब हमें वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। अब हमें आ जाइए CP/SP पे, क्योंकि हमें जो लाभ और हानि निकालना होता है वो SP/CP पे निकालना होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 2 जा 12 और 8 2 जा 16, यही तो टोटल CP है। ये कितने रुपए हो गए आपका 28। ठीक है, SP आपका कितना है 12 3 जा 36। तो आप लोग खुद बताइए कि लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा। बताइए लाभ हुआ या हानि हुआ। भाई 28 में वो खरीद कर लाया है और 36 में क्या कर रहा है वो बेच रहा है। तो कितने रुपए का लाभ हुआ जरा देखिए। 16 से 8 गया 8 अपॉन कितने पे लाभ हुआ है 28 पे। काटिए कटेगा 7 4 7 जा 4 25 मल्टीप्लाई कराइएगा 25 अट्ठे 200 200 बटे 7 और इसको सॉल्व कीजिए तो कितनी बार कटेगा 7 2 जा बचा कितना 6 यहाँ बचे 8। तो 20 होल 8 अपॉन 4/7%। कितना है 20 होल 4/7%। भाई ठीक तो है। 7 4 जा 20 7 4 जा 14 बचा 6 7 8 जा 460। ठीक है, तो ये आपका आया। इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट कह देगा इतने रुपए में इतने वस्तुएं खरीदी हैं, इतने रुपए में इतने वस्तुएं बेची हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। या तो ये कहेगा कि इतने रुपए में कुछ पेंसिल खरीदी, फिर इतने भाव से इतनी पेंसिल खरीदी और इतने भाव से बेच दिया। जरूरी नहीं कि पेंसिल संतरे, कुछ भी कह सकता है। आपको क्वेश्चन का जो मेथड है वही समझना है। क्वेश्चन देखिए क्या कि 80 बाल पेन रुपए 140 में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। तो देखिएगा, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि जो भी आपको परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है उन्हें SP1 और SP2 मान लिया कीजिएगा। तो 2 बार परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, हम 2 बार मान लेंगे, एक बार SP1 एक बार SP2, क्योंकि दोनों बार वो क्या कह रहा है बेचने पर ही है। ठीक है, तो 30% की हानि हुई तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 70 और 30% का अगर लाभ हुआ तो ये कितना हो जाएगा 130। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 कट गया तो ये कितना रेशियो मिला 7:13। अब यहाँ पर देखिए 80 रुपए में रुपीज़ कितने हैं 80 और क्या दे रखा है वो पेन कितने हैं 80 और रुपए कितने हैं 140। रुपए कितने हैं 140। हमेशा याद रखिए कि जो यहाँ पे रुपए दे रखे होंगे वो इसके पहले रेशियो के बराबर होंगे। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 140, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140/2 720। तो 20 आ गई, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो हम 13 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 260। ध्यान से देखते रहिएगा कि जो भी हमको पहला जो रेशियो मिलेगा हमेशा रुपए उस रेशियो के बराबर होंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम 13 रेशियो के बराबर निकाल लेंगे। अब यहां से लिखेंगे 260 रुपए में कितने पेन उसको मिल रहे हैं 260 में कितने पेन मिलेंगे 80 पेन मिलेंगे। देखिए इधर रुपए हैं
आपसे पूछ रहा है कि 104 रुपीज़ में कितने पेन मिलेंगे, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो 80/260, अब हमको निकालनी है वैल्यू 104 की, तो 80/260 इंटू 104, काटिए देखिए कितने से कटेगा। ये यहाँ से कट गया, ये कहाँ से कट गया, 13 से कटेगा, 13 से कट जाएगा, ये कट गया, ये कटेगा, ये कट गया आपका, ये 2 4 जा, ये कट गया। अब कितने पेन उसे मिलने चाहिए, 32 पेन बेचने चाहिए, कितने रुपए में, 104 रुपीज़ में। ठीक है ना, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका लेंथी हो जाएगा, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका यही है। एक और तरीका है, फिर आप हर किसी का प्राइस निकालेंगे, एक बार लॉस हुआ तब निकालेंगे, फिर एक बार प्रॉफिट हुआ तब निकालेंगे, फिर दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा याद रखिएगा कि जो रेशियो बनाने के बाद जो पहला रेशियो होगा उस रेशियो के बराबर जो पैसे दिए होंगे, ना कि जो क्वांटिटी दे रखी होगी, जो पैसे दे रखे हैं उन पैसों के बराबर कर देना है। वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर जो रेशियो दे रखा है उस रेशियो की वैल्यू उसी यूनिट से निकाल देंगे। भाई 1 रेशियो की वैल्यू 20 थी तो 13 रेशियो की वैल्यू हो गई 260। अब जो ये पैसा आएगा, इस पैसे में यहां पर जो क्वांटिटी दे रखी होगी आपको उतने पेन मिलेंगे। तो 80 पेन मिल रहे थे तो 260 में 180 पेन मिल जाएंगे। अब यहाँ से भी 1 यूनिट के वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमको आगे फिर दे रखा है कि इतने रुपए में कितने पेन मिलेंगे, या इतने रुपए में कितने पेन खरीदे, या इतने रुपए में कितने पेन दिए, या एक दुकानदार को या एक ग्राहक को इतने रुपए में कितने पेन मिले, कुछ भी कहे, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके के बहुत